नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको हम सॉल्व करेंगे विद रैशनल ए। तो पूरा वीडियो देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर जरूर करें। सबसे पहले ओलिगोहाइड्रोमनियोज इज ए कंडीशन व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड इज लेस देन। लास्ट वीडियो लेक्चर से पहले वाले एक वीडियो के अंदर हमने एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पूरा पढ़ा था, उसके कलर के बारे में पढ़ा, उसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, सारी चीजें पढ़ी। अब यहाँ पे कंडीशन बन गई है ओलिगोहाइड्रोमनियोज और हमें पूछा है ओलिगोहाइड्रोमनियोज जो है वो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का वैल्यू जो है वो कितने से कम होता है। ऑप्शन है 75 ml एट टर्म, 100 ml एट टर्म, 150 ml एट टर्म, 200 ml एट टर्म। बहुत अच्छे, आप लोगों में कई लोगों ने जो है इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही पहचाना है और आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। आपने बोलना है कि एमनियोटिक फ्लूइड सब टर्म कंडीशन के अंदर जब 200 ml से कम हो जाता है टर्म में, तब उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोहाइड्रोमनियोज। ओलिगोहाइड्रोमनियोज जब तब बोलते हैं जब एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो 200 ml से क्या हो जाता है? कम हो जाता है और ये टर्म एज पे होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है और यहाँ पे भी करेक्ट आंसर डी बनेगा। अब हम थोड़ा डिटेल से बात करें ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज जो है वो किस किस तरीके से डायग्नोस करते हैं। तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तीन तरीके हैं जिस तरीके से इसको डायग्नोस किया जाता है। ये अलग अलग वेरियस टेक्निक्स रहती है और जिससे आप ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज का पता करेंगे। जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात रहती है कि अगर एएफआई जो होता है, एएफआई बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, है ना। और ये जो होती है एएफआई, वो अगर शो करे फ्लूइड लेवल जो है वो फ्यूअर देन 5 सेंटीमीटर, है ना। एएफआई को जरूर पूरा पढ़े, अभी यहाँ पे अपन इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इसमें एब्डोमेन को जो है सेंटीमीटर स्केल में अम्बिलिकस एरिया को सेंटर मान के जो है 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं और ये लगभग नॉर्मल जो है वो 25 के आसपास नॉर्मल होती है। और अगर ये 5 सेंटीमीटर से कम है एएफआई, है ना, लेस देन 5 परसेंटाइल भी बोल सकते हैं इसको, या लेस देन 5 सेंटीमीटर बोलते हैं। तो इसमें फ्लूइड का लेवल जो है वो 5 सेंटीमीटर से कम है एएफआई, तो हम मानते हैं वो ओलिगोहाइड्रोमनियोज है। दूसरा तरीका, अगर वहां पे एब्सेंट है फ्लूइड पॉकेट 2 से 3 सेंटीमीटर इन डेप्थ, फ्लूइड पॉकेट चेक किया जाता है, सारा अल्ट्रासाउंड गाइडेड ये रहती है चीजें, और फ्लूइड पॉकेट जो है 2 से 3 सेंटीमीटर की डेप्थ में है और डेप्थ में उसकी एब्सेंस ही है, तो उसको हम ओलिगोहाइड्रोमनियोज काउंट करते हैं। और लास्ट वॉल्यूम से संबंधित रहता है, तो अगर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो लेस देन 500 ml है 32 से 36 वीक पे, और एक टर्म की बात करें तो लेस देन 200 ml, यहाँ पे 32 टू 36 वीक की बात की इसलिए लेस देन 500 ml, और एट टर्म जो है लेस देन 200 ml अगर एमनियोटिक फ्लूइड है, तो डायग्नोसिस क्या बनेगा? ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज, एमनियोटिक फ्लूइड का डेफिशिएंसी। तो तीन बातें याद रखनी, एक तो एएफआई लेस देन 5, एक एब्सेंट ऑफ फ्लूइड पॉकेट 2 to 3 सेंटीमीटर इन डेप्थ, और फ्लूइड वॉल्यूम लेस देन 500 ml 32 टू 36 वीक। और अगर टर्म की बात करें तो 30, टर्म एज की बात करें तो वहां पे क्या रहेगा? लेस देन 200 ml। सो द करेक्ट आंसर इज डी। पोस्टपार्टम हेमरेज इज कॉज बाय, पोस्टपार्टम हेमरेज का कारण क्या रहता है? एटोनिक यूट्रस, ब्लड कोएगुलोपैथी, ट्रॉमेटिक, एंड ऑल ऑफ द अबव। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है और अब यहाँ पे कारण पूछा है। तो हेमरेज किसको बोला? जब लेस देन 500 ml जो है, सॉरी मोर देन 500 ml टू 1000 ml फ्लूइड लॉस हो डिलीवरी के बाद में पर वेजाइन 24 आवर्स के अंदर, उसको हमने पीपीएच बोला। पीपीएच के कारण में बिल्कुल सही, आपने यहाँ पे सही पहचाना है कि सर इसका जवाब तो क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। तो पीपीएच के जो कोजेज होते हैं उसमें 4T साइन के नाम से हम जानते हैं, 4T वहां पे देखने को मिलते हैं। एक टी में वहां पे टोन होती है, एक टी का मतलब तो क्या होता है? टोन। एक टी का मतलब होता है ट्रोमा, एक टी का मतलब होता है टिश्यू, और एक टी का मतलब होता है थ्रोम्बिन। पीपी के अंदर 4 टी होते हैं कोजेज के अंदर, जिसमें टोन, ट्रोमा, टिश्यू और थ्रोम्बिन, 4T। तो आप देख सकते हो टोन एटोनिक यूट्रस, टिश्यू सॉरी ट्रोमा ट्रोमेटिक, और थ्रोम्बिन कोएगुलोपैथी जो थ्रोम्बिन से संबंधित है। इसका मतलब ये तीनों ही कारण है पीपीएच के, इसलिए यहाँ तो जवाब ऑल ऑफ दी अबव बना। टोन का क्या मतलब है? टोन का मतलब है यूट्रस का क्या हो जाना? यूट्रस का एटोनी हो जाना, यूट्रस जो है वो एटोनिक हो जाता है। यूट्रस के एटोनिक होने के बहुत सारे रीजन है। यूट्रस का एटोनिक होना मतलब यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। एटोनिक यूट्रस का मतलब होता है यूट्रस क्या नहीं कर पाता है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, और इसके होने इसकी वजह से वहां पे क्या होने लग जाती है? ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये
जो है एटोनिक यूट्रस क्यों हो जाता है, और एटोनिक यूट्रस की वजह से ब्लीडिंग होती है, तो इसका रीजन क्या है? तो ज्यादातर इसका रीजन जो होता है वो रिटेंड हो जाना प्रोडक्ट ऑफ कंसप्शन का, है ना। जो प्रोडक्ट ऑफ कंसप्शन है, कोई प्लासेंटल टिप है, वो चीज है, वो अंदर रिटेंड कर जाती है उसकी वजह से, या इन्फेक्शन होने की वजह से, दो कारण हो सकता है, उसकी वजह से यूटर एटोनिक हो जाता है। पीपीएच में मोस्ट कॉमन कॉज एटोनिक यूट्रस होता है। दूसरा ट्रोमा जो होता है, उसमें इंजुरी हो जाती है बर्थ कैनाल को, है ना। ट्रोमा का मतलब है बर्थ कैनाल में क्या हो जाना, इंजुरी। बर्थ कैनाल के अंदर वेजाइना की इंजुरी या सर्विक्स की या वहां पे पेरिनियम के यूट्रस की इंजुरी हो जाए तो ब्लीडिंग होती है। और टिश्यू का मतलब होता है रिटेंशन होना, टिश्यू का मतलब होता है रिटेंशन होना प्रोडक्ट का वहां पे प्लासेंटा से, और फीटस के प्लासेंटा जो है रिटेंशन होना टिश्यू का, या प्लासेंटा का या फीटस का, दोनों का ही कोई भी टिश्यू अंदर रिटेंड हो जाए तो उसको हम टिश्यू वाले कोज में काउंट करते हैं। और कुछ अबनॉर्मलिटी होती है प्लासेंटा की, वो भी टिश्यू में आती है, जैसे प्लासेंटा एक्रेटा और परक्रेटा, दो ऐसी अबनॉर्मलिटीज होती है, एक्रेटा और परक्रेटा, और उसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ब्लीडिंग होती है। और थ्रोम्बिन जो होता है, थ्रोम्बिन जो है इसका मतलब है फेलियर टू क्लोटिंग और कोएगुलोपैथी, कोएगुलोपैथी का फेलियर हो जाना, क्लोटिंग का नहीं हो पाना, ये थ्रोम्बिन कारण है। तो चार टी है, टोन, टिश्यू, ट्रोमा और थ्रोम्बिन। रिस्क फैक्टर भी होता है कुछ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कारण वहां पे ऊपर के सामने आते हैं। देखिएगा, ये एक इंडेक्स है, इसमें यूट्राइन एटोनिक कारण होता है 70%, ट्रोमा होता है 20%, टिश्यू होता है 10%, और थ्रोम्बिन जिसको कोएगुलोपैथी कहते हैं वो 1%। पीपीएच के कारण के अंदर यूट्राइन टोन, टिश्यू, ट्रोमा और थ्रोम्बिन, चार चीजें आपको याद रखनी है, कोजेज है पीपीएच के। नेक्स्ट है द डेंजर ऑफ कन्वर्जन इन ए वुमन विद प्री क्लैम्सिया, क्लैम्सिक टॉक्सीमिया एंड प्री क्लैम्सिक टॉक्सीमिया है, और उसमें चांस है कि कन्वर्जन आ सकता है और वो इक्लैम्सिया में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके चांस एंड कब होते हैं? सून आफ्टर डिलीवरी, 12 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। तो देखिएगा, कन्वर्जन की रिस्क होती है प्री क्लैम्सिया वाली लेडी में, तो जैसे ही हम डिलीवरी करवा लेते हैं इक्लैम्सिया होने की संभावना खत्म हो जाती है, सीजर आने की संभावना खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो होती है वो इक्लैम्सिया की रिस्क जो है वो खत्म हो जाती है प्री क्लैम्सिक लेडी के अंदर। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन लो बर्थ वेट इन्फेंट इज लो एलबीडब्ल्यू बेबी में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एलबीडब्ल्यू बेबी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, म्यूकस डैमेज, ब्रेन डैमेज, हेमरेज। बच्चा क्या है? एलबीडब्ल्यू। एलबीडब्ल्यू बच्चा प्रीमेच्योर बच्चा होता है, वजन कम होता है। प्रीटर्म प्रीमेच्योर बच्चे ही ज्यादातर लो बर्थ वेट बेबी होते हैं, और इस तरीके के बच्चों में सबसे ज्यादा रिस्क होती है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की। बहुत बढ़िया, कई लोगों ने सही पहचाना, ए आंसर यहाँ पे करेक्ट बनेगा। म्यूकस डैमेज, ब्रेन डैमेज या हेमरेज जो है ये बहुत रेयर है या लेटर ऑन होता है, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एलबीडब्ल्यू बच्चा है, लो बर्थ वेट बेबी है, प्रीटर्म बेबी है, ऐसे बच्चों में लंग्स के ढंग से मैच्योर नहीं हो पाने के कारण इन बच्चों के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सांस लेने की दिक्कत बहुत ज्यादा इनमें रहती है, सरपेक्टेंट का प्रॉब्लम रहता है, एलएस रेशियो सही नहीं रहता है, और उसकी वजह से इन बच्चों में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, इनका रेस्पिरेशन प्रॉपरली स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। द शेप ऑफ ब्रिम ऑफ गायनेकोइड पेल्विस, गायनेकोइड पेल्विस में ब्रिम का शेप पूछा है, फ्लैट, ओवल, राउंड और ट्राइंगुलर। गायनेकोइड पेल्विस में शेप पूछा, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, मतलब ये दर्शाता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। राउंड शेप किस तरीके का होता है? राउंड शेप, देखिएगा ये शेप है गायनेकोइड पेल्विस के अंदर, देख सकते हो आप, राउंड शेप, प्लेटीपेलोइड में ओवल शेप, एंड्रॉइड में वेज शेप, एंथ्रोपोइड में ओवल शेप। तो ये बहुत क्लियरली मेंशन है, गायनेकोइड पेल्विस के अंदर शेप जो होता है ब्रिम का वो कैसा होता है? राउंड शेप है। ये शेप जो है वो ओवल शेप का होता है, ये वेज शेप का होता है, और ये जो होता है वो ओवल शेप का होता है। तो राउंड, ओवल, वेज और ओवल, लॉन्ग, लॉन्ग ओवल, वो ऐसा ओवल ट्रांसवर्स। लेकिन हमें गायनेकोइड जो कि मोस्ट कॉमन फीमेल पेल्विस कहलाता है गायनेकोइड, एंड्रॉइड मेल पेल्विस होता है, एंड्रॉइड है मेल पेल्विस और गायनेकोइड है फीमेल पेल्विस। ये दो बातें आपको याद रखनी है, एंड्रो वर्ड फॉर मेल और गायनो वर्ड फॉर फीमेल। तो एंड्रॉइड और गायनेकोइड ये दो आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे ब्रिम का शेप पूछा तो वो राउंड शेप होगा, सी इज द करेक्ट वन। फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ए रिजल्ट ऑफ, प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो है वो किसके कारण होता है? increase blood volume, decrease dietary intake, decrease erythropoiesis after first trimester, or increase detoxification demand on mother's liver।
फिजियोलॉजिकल एनीमिया प्रेगनेंसी के दौरान किसके कारण होता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। प्रेगनेंसी के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसकी वजह से डाइल्यूशनल इफेक्ट होता है और डाइल्यूशन की वजह से आरबीसी का नंबर कम दिखता है और जब आरबीसी का नंबर वहां पे डाइल्यूशन की वजह से कम दिखेगा तो हीमोग्लोबिन कम दिखेगा और हीमोग्लोबिन कम दिखेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। लेकिन इस एनीमिया का रीजन क्या था? नॉर्मल फिजियोलॉजी। प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, वो कोई डिजीज नहीं है और नॉर्मल फिजियोलॉजी के कारण ब्लड के अंदर ब्लड में प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ गया, आरबीसी जो है वो कम दिख रही है वॉल्यूम के मुकाबले में, तो हीमोग्लोबिन कम दिख रहा है तो मरीज में एनीमिया दिख रहा है। लेकिन ये फिजियोलॉजिकल एनीमिया है क्योंकि कोई बीमारी की वजह से नहीं हुआ, नॉर्मल प्रेगनेंसी प्रोसेस के कारण ऐसा हुआ। बाकी सारे ऑप्शन गड़बड़ है। डाइटरी इंटेक की डिक्रीज नहीं इंक्रीज करना होता है और उससे एनीमिया का संबंध नहीं है। एरिथ्रोपोइसिस का फॉर्मेशन भी इंक्रीज और डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस नॉर्मली जैसा चलता है, इंक्रीज या डिक्रीज डिमांड नहीं होती है वहां पे। तो ए इज द करेक्ट वन। The most important predisposing cause of puerperal infection are puerperal infection जो होता है वो puerperal period में होता है। puerperal period जो होता है वो डिलीवरी के बाद में 42 डेज का रहता है या 6 वीक उसको हम बोल सकते हैं। उस पीरियड में मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कारण है जो उस पीरियड में इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं? हेमरेज एंड ट्रोमा ड्यूरिंग लेबर, malnutrition and anemia during pregnancy, toxemia and retention of placenta, streptococcus presentation present in the birth canal and trauma during labor। चार ऑप्शन है, फोकस करिएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब भी सही दिया। फोकस करिएगा कि पोस्ट प्यूपरल इन्फेक्शन है, प्यूपेरल इन्फेक्शन है, इसका मतलब ये कौन सा इन्फेक्शन है? ये प्यूपेरियम पीरियड का इन्फेक्शन है। प्यूपेरियन पीरियड के दौरान अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है ना, प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रोसेस है और उसमें थोड़ा बहुत ट्रोमा तो बर्थ कैनाल में रहता ही है, लेकिन अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, उसका डाइटरी इंटेक अच्छा है, तो ये सारी चीजें जो है हील हो जाती है प्यूपरल पीरियड के दौरान। लेकिन यहाँ तो प्यूपरल पीरियड के दौरान इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसका कारण है कि उस लेडी के अंदर इम्यून सिस्टम वीक है, उसका हीलिंग पावर अच्छा नहीं है। इसका मतलब उसको प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी थी, वो माल नरिश्ड है, वो एनीमिक लेडी है, बढ़िया ब्लड सप्लाई नहीं है, इस वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन घर कर गया प्यूपरल पीरियड के दौरान। बिल्कुल सही बात है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग कॉज होता है प्यूपरल इन्फेक्शन का, वो हमेशा माल न्यूट्रिशन और एनीमिया रहता है। माल न्यूट्रिशन और एनीमिया अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी को हो तो प्यूपरल पीरियड के दौरान उसको प्यूपरल इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना रहती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। नेक्स्ट है गैस्ट्रेशन सेक कैन बी सीन इन अल्ट्रासोनोग्राफी एट यूएसजी के अंदर गैस्ट्रेशन सेक कब देख सकते हो? 6, 8, 10 और 5 वीक। तो 10 और 8 जो है वो लेट पीरियड है और 5 वीक जो है वो अर्ली पीरियड है ना। ये तो अर्ली में काउंट होगा और ये लेट में, मतलब इनसे पहले भी हम देख सकते हैं और वो पीरियड कौन सा है? 6 वीक। 6 वीक ऑफ गैस्ट्रेशन में हम गैस्ट्रेशनल सेक को देख सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर, यूएसजी के अंदर। तो वो एज होता है 6 वीक या 1.5 मंथ। तो आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी जब पता चलता है तो उस समय हम डेढ़ महीने की उम्र में, डेढ़ महीने की गैस्ट्रेशन के अंदर हम पता कर सकते हैं कि गैस्ट्रेशन सेक प्रेजेंट है या नहीं है। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, इट्स 6 वीक ऑफ गैस्ट्रेशन। मेजर साइड इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन, अगर किसी को ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं तो मेजर साइड इफेक्ट क्या है? तो ऑक्सीटोसिन का काम है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना, और अगर कभी यूट्रस ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ये साइड इफेक्ट हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो डायूरेसिस, हाइपरटेंशन, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन और यूट्राइन अटोनी। तो डायूरेसिस नहीं कराता, ऑक्सीटोसिन जो होता है वाटर इंटॉक्सिकेशन कराता है। हाइपरटेंशन की जगह जो है यहाँ पे हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है इससे, है ना। एटोनिक यूट्रस की जगह हाइपर स्टिमुलेटेड यूट्रस होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा कराता है, ये टोन को ज्यादा कर देता है क्योंकि ये टोन कराने का काम करता है। तो ए बी और डी तो बिल्कुल खोटे उल्टे बोल रहे हैं, एकमात्र सी ऑप्शन है जो सही बोल रहा है कि जो मेजर साइड इफेक्ट है ऑक्सीटोसिन का वो है यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन। और कभी कभी तो इतने खतरनाक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है कि जो है यूट्रस के रप्चर होने की संभावना भी रहती है, तो उसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस भी होने होता है बहुत ज्यादा। तो यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन के लिए मॉनिटर करें, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करें और उसके अनुसार ऑक्सीटोसिन जो है उसको एडमिनिस्टर करें। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा सी, दैट इज यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन। नेक्स्ट है टोकोलाइटिक एजेंट जो है वो कहाँ यूज किए जाते हैं? एनहेंस द प्रीटर्म लेबर, सप्रेस द प्रीटर्म लेबर, एनहेंस द नॉर्मल लेबर, सप्रेस द नॉर्मल लेबर। तो पहली बात, टोकोलाइटिक एजेंट का नॉर्मल लेबर से तो कोई संबंध नहीं है, ये प्रीटर्म से है।
और एक ऑप्शन कह रहा है एनहेंस करते हैं, ये कहते हैं सप्रेस। एनहेंस का मतलब प्री टर्म लेबर करवाना, मतलब स्टिमुलेट करना, और सप्रेस का मतलब दबाना। तो स्टिमुलेट तो हमेशा ऑक्सीटोसिन से करते हैं, है ना, इर्गोट डेरिवेटिव और ऑक्सीटोसिन, वो एनहेंस करते हैं। लेकिन ये टोकोलाइटिक एजेंट क्या करते हैं, सप्रेस करने का काम करते हैं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी। टोकोलाइटिक एजेंट वो एजेंट होते हैं जो लेबर के प्रोसेस को शट डाउन करते हैं, लेबर के प्रोसेस को धीरे करते हैं, रोकने का काम करते हैं, ताकि जो है बच्चा जो है वो टाइम से पहले बार बर्थ ना हो। इसके एग्जाम्पल के अंदर हम पढ़ते हैं वहां पे इंडोमेथाजीन, टर्बुटालिन, रिटोड्रिल, फेनोट्रेरोल, साल्बुटामोल, मैगसल्प, ये सब के सब प्रीटर्म लेबर को सप्रेस करने का काम करते हैं, है ना। तो टर्बुटालिन और इंडोमेथाजीन ये बड़े नाम है। टर्बुटालिन, इंडोमेथाजीन, टर्बुटालिन, इंडोमेथाजीन, रिटोड्रिन, MgSO4, ये सारे के सारे जो है प्रीटर्म लेबर को सप्रेस करने का काम करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखे। इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर और नया कुछ हम इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आने वाले हैं, तो बस आप कंटिन्यू करें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालें, और एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं, और भगवान कृष्ण के उस वाक्य को सार्थक करें कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं आप कितने लोगों के सारथी बनते हैं और कितने लोगों का भविष्य बनाने में अपना इंपॉर्टेंट हेल्पिंग हैंड दिखाते हैं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।